नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम हर रोज देश की राजनीति से जुड़े मसलों पर बातचीत करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। हालांकि कई लोग इसको उम्मीद जता रहे थे, लेकिन आज एक निर्णय आया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। मुझे लगता है शायद वो लिखित आदेश का भाग है या नहीं है, पर हो सकता है कि वो बातचीत के दौरान जो चीजें आई। वो जमानत याचिका थी। वो जमानत याचिका थी या गिरफ्तारी को अवैध ठहराने के लिए याचिका थी? जहाँ तक मुझे मेरी लगता है। जानकारी है, जो गिरफ्तारी को अवैध ठहराने के लिए दी गई याचिका थी, गिरफ्तारी ही गलत है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, यही था। अगर ये मान लिया जाता ना, ये तभी माना जा सकता, कोर्ट इस प्रार्थना को तभी मान सकता था हुँ, जबकि वो उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर देता और पूरा केस ही उठा के कूड़ेदान में फेंक देता। हुँ, केस ही खत्म हो जाता, मतलब मुकदमा चलने की आगे संभावना ही समाप्त हो जाती और अरविंद केजरीवाल को तुरंत छोड़ना पड़ता, या फिर वो अरविंद केजरीवाल को किसी और केस में तुरंत गिरफ्तार करते, ये होता। तो ये मामला जो था, वो जो आमतौर पर एक सामान्य जमानत की याचिका डाली जाती है, उससे अलग तरह का मामला था। इसमें एक और पहलू इसका है जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। अभी हाल ही में, शायद कल या परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक मसले के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय ने एक वहां भी आबकारी घोटाला के नाम पर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के खिलाफ और उसके बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ये मुकदमा ही नहीं बनता है, क्योंकि ये मुकदमा तो ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स का मुकदमा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। उस मुकदमे को उन्होंने कूड़ेदान फेंक दिया और पूरी तरीके से उनको उनको बरी कर दिया उनको। अब इसके बाद में खबर यह है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है, अब कोई दूसरा पेच निकाल के उसी अफसर के खिलाफ फिर से एक मुकदमा दाखिल करने जा रहा है, ताकि उसमें से ये कमी खत्म हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ लोगों को उम्मीद बनी थी कि शायद अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ मिलेगा, अगर अरविंद केजरीवाल के वकील हाई कोर्ट में इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिक्र करेंगे। मेरे ख्याल से अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे, तो बहुत काबिल वकील है, उन्होंने सारा सोच समझ के ही अपने तर्क दिए होंगे और उन्होंने सोच समझ के ही तय किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लाभ अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को इस मामले में, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला देगा, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर वकीलों का मानना यह है कि ईडी के जितने भी इस तरह के पीएमएलए के तहत जो मामले होते हैं, इन मामलों में ईडी के पास शायद ही कभी कोई अच्छा पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण होता हो। वो आमतौर पर अप्रूवर बनाकर, यानी वायदा माफ गवाह बनाकर ही ये मुकदमे सब जगह चलाती है। और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का कानून है, उसमें ईडी और अदालत दोनों का ये मानना अदालत ईडी की इस बात से सहमत होती है कि जो वायदा माफ गवाह है उसका बड़ा महत्व है, मतलब उसके मुकाबले आपको एक मजबूत तर्क रखना पड़ेगा, तब होगा। बहरहाल ये तो खैर कानूनी बात है और मैं कानूनी मामलों में बिल्कुल कच्चा हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो बात कह सकता हूं मैं, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कानूनी तो है ही, साथ साथ में वो मुख्य तौर पर राजनीतिक है। वो कानूनी से भी ज्यादा राजनीतिक है। अगर वो राजनीति के मैदान में जीत जाते हैं इस लड़ाई को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो इस मामले में जो फंसाया गया है, उनको राजनीतिक रूप से पराजित करने के लिए फंसाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों की इच्छा ये है कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती हुई ये जो पार्टी है, और जिसने दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जीतने दिया है, और जो नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर जिसने सबसे बड़ा हमला किया है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, तो इसको किसी तरीके से नष्ट किया जाए, इसके लिए ये पूरा प्रपंच रचा गया है। और इस जाहिर है कि इसको कानूनी रूप से तो संघर्ष इसके खिलाफ करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी जो असली लड़ाई लड़ी जानी है, वो जनता की अदालत में लड़ी जानी है। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां आज न्यायाधीश की तरफ से आई, क्या उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है? क्योंकि उसमें ये कहा गया देखिए कि आप देखिए अपनी अभी मनमाफिक अरविंद मुकदमे को। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 3 याचिकाएं यही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है 1 हफ्ते के अंदर, और उसने याचिका करने वालों को कड़ी लताड़ भी लगाई है उसने।
यहाँ तक उसने कहा है कि आपके ऊपर अगली बार आप इस तरह की याचिका लेके आए तो आपके ऊपर मैं जुर्माना कर दूंगा। तो अदालत की जो टीका टिप्पणियां होती हैं, उससे झटका लगना और उसकी राजनीति कमजोर हो जाना, इस प्रकार के निर्णयों तक पहुंचना हमें नहीं चाहिए। आपको ध्यान होगा जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अवलोकनों को पढ़ें सिलसिलेवार, तो आपको लगेगा कि वो तो ईडी की दिन रात निंदा और भर्त्सना कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के हर अवलोकन ईडी के केस को कमजोर बताने के बारे में था। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप जानबूझ के इस मामले को लंबा खींच रहे हैं और आप एक मिनट में आपका केस कूड़ेदान में चला जाएगा, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फिर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अदालत क्या कह रही है, इसके आधार पर राजनीति नहीं तय होती है। मैं थोड़ा सा स्वर्ण कांता शर्मा का जो आज का आदेश है उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ना चाह रहा था, उसके एक अंश को जो मुझे लगा कि शायद राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कहती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है और उसकी गिरफ्तारी गलत है। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने ये कहा कि जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से वे शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। एक पॉइंट ये है कि गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान किसी के घर भी कोई भी जो है एजेंसी वो जा सकती है। तो खासतौर पे पहले दो बिंदु मुझे काफी आक्रामक किस्म के लगे और मुझे लगा कि एक तरीके से राजनीतिक तौर पर उन्होंने, जो जज साहब थे, जज साहिबा थी, उन्होंने एक हथियार दे दिया विपक्षी दलों को, यानी कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दल। देखिए, मैं ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा होगा, अंग्रेजी में कहा होगा, उसका हिंदी अनुवाद है और उसको किसी ने रिपोर्ट किया होगा। मैंने मूल कथ्य नहीं सुना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर अदालत जब ये कह रही है तो अदालत ये कह रही होगी कि आपके ऊपर ये इल्जाम है और ये इल्जाम गंभीर है, इन इल्जामों की जांच होनी है। इन इल्जामों को रहते हुए हम आपकी हिरासत को, आपकी गिरफ्तारी को नाजायज करार नहीं दे सकते। तो अदालत ये कभी नहीं कह सकती कि ये आपके ऊपर, ये आपने ऐसा किया है। अदालत ये कैसे कह सकती है? अभी तो अदालत ने मुकदमा सुना ही नहीं है, अभी तो जांच ही पूरी नहीं हुई है। अभी तो अदालत ये नहीं कह सकती कि आपने ये किया है। ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो तो लगातार कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने तो अदालत के फैसले से बहुत पहले ही इन लोगों को दोषी करार दे दिया है। तो वो तो कहेंगे ही बार बार इसको, लेकिन अदालत कभी नहीं कह सकती कि आप दोषी हैं। अदालत ये जरूर कह सकती है कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनकी प्रकृति गंभीर है। हम उन इल्जामों को मानते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाना उचित है और आपकी इनकी जांच होनी चाहिए। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि अभी जो मैं पॉइंट्स पढ़ रहा था वो आज तक के वेबसाइट से था और आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह की टिप्पणी अदालत से आई है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीजें हमारे सामने नहीं है। कुछ राजनीतिक घटनाक्रम आज हुए, उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात समझना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर एक गठबंधन हो गया और उसमें जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी थी वो शामिल नहीं है। शिवसेना को सबसे ज्यादा टिकट सीटें मिली हैं 21, कांग्रेस को 17 और शरद पवार की पार्टी को 10। हम इसे कैसे समझे? क्या शिवसेना काफी मजबूती से उभर कर सामने आई है इस गठबंधन में, ये कहा जाए? भाई देखिए, महाविकास आघाड़ी के बीच में इसी किस्म का गठबंधन होना था। जब एक बार ये लगभग तय हो गया था कि प्रकाश अंबेडकर इस गठजोड़ के साथी नहीं बनेंगे, हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी काफी कोशिश की कि प्रकाश अंबेडकर को इसका साथी बना दिया जाए और कांग्रेस भी इस काम में उनके साथ थी। प्रकाश अंबेडकर ने पिछला चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी उसके साथ मिलकर लड़ा था और दोनों ने मिलकर 14% वोट भी प्राप्त किए थे और कुछ इलाकों में उनकी वजह से कांग्रेस और एनसीपी के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान भी हुआ था, उनके हारने की वजह भी बने थे। इन तमाम कारणों से महाविकास आघाड़ी चाहते थे कि भाई ये हम लोगों के साथ आ जाए,
ये पूरे हालात को न बिगाड़ें, वोट कटवा की भूमिका न निभाएं, इसलिए इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने अपनी हैसियत से ज्यादा आगे बढ़कर सीटों की मांग की और वो लगातार इस तरह की शर्तें रखते रहे कि उनके साथ में आगे चलना नामुमकिन था। और वो बहुत बड़ा मुंह खोल रहे थे, उस मुंह को कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके इस प्रक्रिया से बाहर चले गए और इस प्रकार का गठजोड़ होना ही था। अब ये गठजोड़ हो गया है, अब ये लोग जम के चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, अभी तक अपनी सीट के मसले को सुलझा नहीं पाया है। तो क्या एक तरीके से वहाँ काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ है, हमें ऐसा मानना चाहिए? नहीं, वहां का पेच बहुत मुश्किल है। देखिए, वहां का पेच बहुत मुश्किल है और दूसरे गठबंधन के अंदर मराठाओं के रिजर्वेशन को लेकर बहुत आपसी मतभेद है। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मांग को और भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब ताकत है, जिसके 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 कारण वो मुख्यमंत्री पद में प्राप्त हुआ है, उसका पूरी तरीके से उपेक्षा करते हुए उन्होंने उनको आरक्षण दे दिया और उसके बाद तब भी चीज विवाद खत्म नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नारायण राणे को, इन सब लोगों को निकल के उसका विरोध करना पड़ा, उनके खिलाफ पत्र लिखने पड़े। तो पूरा मामला अब मुख्यमंत्री तो वो है मुख्यमंत्री शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब, और भाजपा चाहती है कि उनके बताए हुए तरीके से वो राजनीति करें। वो उनके बताए हुए तरीके से राजनीति करना नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों के बीच में खासा टकराव है, इन लोगों के बीच में। तो इनके बीच में आपस में इनके वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा, क्या होगा, कौन किसको कितनी सीटें चाहिए, ये तय कर पाना उनके लिए आसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति को जो अस्थिर किया था, वो उस अस्थिरता का खुद भी इस वक्त सामना कर रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। वो कितना वोट काटते हैं, इससे नतीजे काफी प्रभावित हो सकते हैं। पिछले बार चुनाव में तो उन्होंने प्रभावित किया था। अब इस चुनाव में देखिए क्या होता है। जरूरी नहीं हर बार, पिछली बार बहुत बहुत वोट उनको मिल गया था। अब जरूरी नहीं कि इस बार उतना ही वोट प्राप्त हो। और इस बार ओवैसी रूप से समझौता हो गया क्या? आपको क्या सूचना है? क्या ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर से समझौता कर लिया है? नहीं, मैंने जहां तक पढ़ा है कि अमरावती से प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ओवैसी ने इसका स्वागत किया है और अपना समर्थन देने की घोषणा की है, पर दोनों लोगों के बीच में ऐसा समझौता नहीं हुआ। एक घटनाक्रम हरियाणा में हुआ जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। वो 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके बेटे वहां से सांसद थे। तो क्या ये कहा जाए कि एक तरीके से भाजपा के लिए चुनौती हरियाणा में बढ़ रही है? काफी देखिए, उनके बेटे पहले ही भाजपा छोड़कर जा चुके थे कांग्रेस में और ये तो केवल वक्त की बात थी। इंतजार ही लोग कर रहे थे कि कब वीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं। ये होने ही वाला था। अब हरियाणा में जो राजनीतिक बाजी लगी है, उसमें दुष्यंत चौटाला की संदिग्ध उपस्थिति को छोड़कर, मैं संदिग्ध उपस्थिति इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें गठजोड़ से निकाल दिया गया है, सरकार से उन्हें बाहर कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना यह है कि ये एक जानी बूझी साजिश है ताकि जाटों के वोट बढ़ जाएं। अगर वो गठजोड़ में रहकर रहते तो जाटों के वोट नहीं बढ़ते। अब जाटों के एक हिस्से को भ्रमित करने के लिए उनको बाहर निकाला गया है योजनाबद्ध तरीके से, ताकि जाटों के वोट बढ़ जाएं। अब देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जाट नेता हैं, उनके बेटे भी जाट नेता हैं। तो जाटों की राजनीति जो है पूरी तरीके से हरियाणा में भाजपा विरोधी राजनीति है। भाजपा ने हरियाणा को जाट और गैर जाट में विभाजित कर दिया है। तो भाजपा का पत्ता पिछले चुनावों में इसलिए कामयाब होता रहा है कि गैर जाटों के वोट तो भाजपा को मिल गए, लेकिन जाटों के वोट बट गए। इस बार की स्थिति ऐसी लग रही है कि जाटों के वोट बटेंगे नहीं, वो मजबूती के साथ में भाजपा विरोधी उम्मीदवारों को मिलेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो ये स्थिति बनी है और दुष्यंत चौटाला को जाट वोट कितने मिलेंगे, कितने जाट वोट वो काट पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपना चुनाव कैसे लड़ती है। और इस बात पर भी कि गैर जाट जो हैं वो कांग्रेस से कितना जुड़ पाते हैं, जो दलित हैं, गैर जाट कितने कांग्रेस से जुड़ेंगे, मुझे इसमें संदेह है। मुझे लगता है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो खासतौर से हिंदू व्यापारी जातियां हैं, जिसके प्रतिनिधि मनोहर लाल खट्टर थे, ये लोग जातियां हैं, ये मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के रूप में उभरी हैं हरियाणा में। और हरियाणा की राजनीति पे जाट नेताओं का कब्जा रहा है, वही लोग लगातार सत्ता उन्हीं को मिलती रही है।
ये पहली बहुत मुद्दतों बाद हुआ है कि जाट नेताओं से भाजपा ने सत्ता छीन ली है और गैर जाटों के हाथ में थमा दी है। तो गैर जाटों को लगता है कि भाजपा उनकी पार्टी है। राजस्थान में कांग्रेस ने पहले तो हनुमान बेनीवाल के साथ एक गठजोड़ कायम किया और अब एक दो दिन में खबर आ रही है कि उनका गठजोड़ जो है बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी जिसने 3 सीटें जीती थी मैं तो उससे इसका जुड़ा। इंतजार ही कर रहा था। जब हम्म, आपने हनुमान बेनीवाल के गठजोड़ पर हम लोगों ने चर्चा की थी नई परख हम्म, के मंच पर, उस वक्त मैंने कहा था कि अगर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठजोड़ हो जाए तो वो उस गलती की भरपाई कर लेंगे जो गलती उन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने बेनीवाल से और आदिवासी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से इन तीनों के साथ में अशोक गहलोत ने गठजोड़, ये तीनों गठजोड़ करने के लिए तैयार थी। अशोक गहलोत ने गठजोड़ नहीं किया। अगर ये गठजोड़ कर लेते तो इस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। तो इस गठजोड़ करने से वहां कांग्रेस को लाभ होगा। इसमें एक बात ये भी है कि अगर जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो चुनाव को संचालित करता है, खासतौर पे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती रही है उत्तर भारत में। तो क्या इस एक तो 2 सवाल की मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या इस बार ऐसा लग रहा है? बार-बार हम इस पे बातचीत करते हैं पर राजस्थान के संदर्भ में भी कहूँगा। और दूसरा ये कि अगर सामान्य चुनाव हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनौती और ज़्यादा विकट हो जाती है? जी, सामान्य स्तर पे चुनाव हो, मोदी जी का व्यक्तित्व उस तरीके से ना प्रभावी हो जैसा कि पिछले 2 चुनाव में देखिए था। मोदी जी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में अपने समर्थकों को और सामान्य लोगों को एक आश्वासन दिया है कि वे एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार दे सकते हैं। अगर वो उन्हें वो सरकार में आई तो 5 साल तक सरकार चलेगी। ये न्यूनतम आश्वासन उन्होंने दिया है। ये न्यूनतम आश्वासन विपक्ष नहीं दे पाया अभी तक। क्यों? किसी को लगता नहीं है कि किसी विपक्षी पार्टी के पास इतने सांसद होंगे कि वो एक मजबूत सरकार बना पाए। लोगों को लगता है कि विपक्ष की सरकार बनी तो उसमें बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे गुटों से मिलकर, छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बनने वाली सरकार होगी। इसमें एक टुकड़ा कांग्रेस का दूसरों के मुकाबले थोड़ा-सा बड़ा होगा। अगर विपक्ष ठीक से एकता बना लेता तब वो भाजपा के मुकाबले ये आश्वासन दे सकता था। तो ये चीज़ पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में जाती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इसको मानता हूँ और इसको मैं निसंकोच कहता भी हूँ। और ये विपक्ष की कमजोरी है कि वो ऐसा ऐसा नहीं कर पाई। इस इसी कारण नरेंद्र मोदी की शख्सियत काफी बड़ी हो जाती है। और जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, अगर आप भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है यानी जो प्रधानमंत्री पद की अपनी का बचाव कर रहा होता है, उसकी दावेदारी हमेशा ही आंकड़ों में ज्यादा बड़ी निकल कर आती है। इसलिए उसकी शख्सियत और भी ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। लेकिन केवल इसी आधार पर फैसले नहीं होते। देखिए 2014 का चुनाव तो कांग्रेस विरोधी चुनाव था। जो वोट मिला था नरेंद्र मोदी को वो कांग्रेस विरोधी वोट मिला था। और 2019 का चुनाव बालाकोट 19 के चुनाव पर पुलवामा के आतंकवादी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का साया था। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार की बहुत सारी कमजोरियां थी, वो कमजोरियां दब गई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में न तो कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप सुन रहे हैं ना? आपकी आवाज हाँ, गायब हो गई। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास, सुन रहा जी, हूँ मैं। जी। हाँ। न तो कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मसला है, न ही कोई आतंकवादी हमला हुआ है जिसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो और एक उग्र राष्ट्रवादी लहर आई हुई हो तमाम बड़े क्षेत्र में। ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक सामान्य चुनाव है। नरेंद्र मोदी को ये चुनाव अपनी उपलब्धियों के नाम पर लड़ना होगा। इसीलिए चूंकि उपलब्धियां ऐसी नहीं है बहुत ज्यादा जिनके नाम पर वो बहुत बड़े दावे कर सकें, इसीलिए वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि उसमें बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे सवालों पर उनकी जो खामियां हैं वो उसके पीछे छिप जाएं। ये उनकी पूरी कोशिश है। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक तरह का छल है जो कि वोटरों के साथ किया जा रहा है और विपक्ष इस छल का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव पिछले 2 चुनावों के मुकाबले एक तरह से घोषणा पत्र केंद्रित अधिक अधिक होगा। इसीलिए मैं इसको बार-बार कहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कुछ महत्व रखेगा और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी अपनी खूबियों के लिए देखा जाएगा। लोग तुलना करेंगे कांग्रेस के साथ में कि भाई इसमें क्या है, कौन क्या देना चाहता है, कौन किस तरह की सरकार बनाएगा, कौन लोकतंत्र में कौन से परिवर्तन करना चाहता है, ये देख के लोग तय करेंगे।
मैं असल में देख रहा था कि कल मैंने एक प्रश्न डाला था पोल के लिए अपने चैनल पर, जिसे दर्शक हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसमें सवाल मैंने ये किया था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से किस नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए? 13.6 हज़ार लोगों ने इसमें वोट दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 27% लोग चाहते हैं, राहुल गांधी को 59% लोग, अरविंद केजरीवाल को 9%, ममता बनर्जी को 1%, और फिर एक मैंने ऑप्शन रखा था उपरोक्त में से कोई नहीं, उसमें 4%। तो और मुझे लगता है कि ये आमतौर पर जो चैनल के सब्सक्राइबर या दर्शक होते हैं वही इसमें हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस नेता को लोग देखना चाहते हैं वो सबसे आगे हैं। तो बहुत आगे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए? या देखिए, प्रधानमंत्री जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, वो तो उम्मीदवार घोषित किया जाए ना किया जाए, वो उनको ही समर्थन करेंगे। वो उनको वैसे ही उनके समर्थक हुए, तो वो करेंगे ही समर्थक उनका। देखिए, अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार केवल तभी घोषित किया जा सकता था जबकि कांग्रेस में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता होती। अगर आज कांग्रेस आज अपने आप को 200 सीटों की पार्टी कम से कम मान रही होती कि मैं गिरे दर्जे 200 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, 200 ज्यादा भी मिल सकती हैं, तब वो आराम से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। यहां तक कि अगर 150 सीटों का भी विश्वास होता उनको कि हमें 150 सीटें मिल जाएंगी, तब भी वो कर सकती थी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित। लेकिन अभी कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है। तो जो पार्टी सोच रही हो कि भाई उसकी 50 से संख्या बढ़ के किसी तरीके से 100 के नजदीक पहुंच जाए, अगर पार्टी का लक्ष्य केवल इतना है और इस तरीके से वो सोच रही है, तो वो अब किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे घोषित करेगी? उस चक्कर में क्या होगा कि दूसरों के साथ उसके जो गठजोड़ वगैरह होने वाले हैं वो भी गड़बड़ा जाएंगे। तो ये इसीलिए इन लोगों ने सारा मसला फिर चुनाव के बाद के लिए छोड़ा है। जी। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है इंडिया ब्लॉक की। हालांकि उन्होंने और कई बातें भी कही जिनके बारे में मैंने कल सवाल किया था। क्या इसे एक चूक या इसे कमी मान सकते हैं? किसको उम्मीदवार किसी को, हाँ जी, किसी को उम्मीदवार घोषित ना करना। देखिए, ये एक विश्लेषणात्मक राय है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित कर दिया जाता है या मायावती को घोषित कर दिया जाता, तो उसका क्या असर पड़ता? वो फिर ज्यादा अच्छी टक्कर दे पाते या नहीं दे पाते, ये है। मैं एक बार ये मानने के लिए तैयार हूं कि अगर कांग्रेस अपने से बाहर के किसी नेता को, जैसे कि मायावती, जो दलितों की निश्चित रूप से एक सम्माननीय नेता है, अपनी तमाम खामियों और तमाम सीमाओं के बावजूद, अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता, तो वो ये पूरा कदम एक तरह का गेम चेंजर हो सकता था। ऐसा कदम हो सकता था जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आंकड़ों और पूरे मीजान को थोड़ा गड़बड़ा देता। और वो भाजपा उससे थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती कि बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा से फिर दलित वोट, जो उसकी हिंदू एकता जो है वो टूट जाती वहां भाजपा। काफी दलित वोट मायावती की तरफ शिफ्ट होता। मैं समझता हूं अगर भाजपा को 5 दलित वोट मिलते हैं उदाहरण के तौर पर, तो हो सकता है कि उसमें से 3 या 4 दलित वोट भाजपा से हट जाते, इधर आ जाते। वो एक बहुत बड़ा भाजपा को होता। इसी तरीके से जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं, उनके अंदर भी एक भावना पहुंचती। तो जो हिंदू एकता बन रही है, वो हिंदू एकता को डेंट किया जा सकता था इस कदम के जरिए। वो राहुल गांधी को घोषित करने से वो डेंट नहीं होगा उस तरह। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम फिर मिलेंगे और प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अब सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।